Hello everyone, welcome back to the physics class. We have just completed the chapter dual nature of matter and radiation. That was a small chapter. Again we are starting a new chapter, that is atoms and nuclei. In this we are discussing the first part, that is atoms. So what we are studying the chapter एटम्स. एटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, कॉम्पोजिशन में उस कुछ एटम्स के बारे में, बेसिकली कुछ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके साइंटिस्ट ने बताया भी कैसा होता है. एज वी नो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. मतलब कोई भी अगर मैटर है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स वो एटम से मिलके ही बना हुआ है. कोई भी मैटर हम अपने आसपास देखते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स. एंड थ्री बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर देयर: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. एक एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं. तो जो पहला कॉन्सेप्ट बना है वो सबसे पहले दिया था, दैट इज जॉन डाल्टन. क्या बताया गया था? जॉन डाल्टन गेव अ थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एक थ्योरी दी. अकॉर्डिंग टू हिम मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम्स विच मे बी सेम इन पर्टिकुलर एलिमेंट एंड डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स. जॉन डाल्टन ने बताया कि मैटर एटम से मिलकर बना है और एटम जो है मतलब एक एलिमेंट है उसमें कई सारे एटम्स होंगे वो आपस में सेम होंगे, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में डिफरेंट होंगे. अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम कुड नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर. लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जॉन डाल्टन ने ये बताया कि एटम जो है आप उसको और ज़्यादा सब डिवाइडेड नहीं कर सकते, मतलब उसके और छोटे पार्टिकल नहीं बन सकते. एटम एज इट इज़ ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो उसने नहीं बता पाया था, जॉन डाल्टन ने नहीं बताया था. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे जाके हम और साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिन्होंने इसके बारे में सब कुछ बताया था. द फर्स्ट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वाज डन बाय जे थॉमसन इन प्रपोज टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ही प्रपोज दैट, जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया था कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. उसने क्या बताया कि एटम के बारे में कि ईच एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. कि हर एक एटम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है. सिंस एटम है होल इज न्यूट्रल, और एटम न्यूट्रल होता है तो जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए कहीं ना कहीं. तो देयर मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द एटम सच दैट द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0. पहले तो उसने बताया अभी एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. फिर उसने ये बताया भी एटम न्यूट्रल होता है तो जितना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं एटम के अंदर कहीं ना कहीं उतना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए. एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डेंसिटी in which negatively charged electrons are abundant like plums in the pudding. Thomson model of an atom also called plum pudding model. वाटरमेलन से भी उसको कंपेयर किया गया था. जे थॉमसन ने बताया कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है. अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें पूरा फैला हुआ है. जैसे किसी भी वाटरमेलन के अंदर जो रेड ईटिंग पार्ट होता है, तरबूज जो होता है उसके अंदर रेड पार्ट होता है खाने वाला, वो हर जगह फैला हुआ होता है, तो वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज. उसमें ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वो उसमें क्या हो गए? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जो उसी की तरह वाटरमेलन से इसको कंपेयर कर दिया था कि एटम एज अ वाटरमेलन. पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह पे. पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह पे. जो रेड ईटिंग पार्ट होता है जैसे, तो पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह प्रेजेंट है. जैसे वाटरमेलन में रेड ईटिंग पार्ट होता है. ओके,
और जैसे उसमें ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वो ब्लैक कलर के सीड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कि जैसे वाटरमेलन में नेगेटिव ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, वैसे इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहीं 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 भी आप लगा सकते हो, दिखना थोड़ा चेक करना पड़ेगा अपने को ध्यान से। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हैं और पॉजिटिव चार्ज तो पूरा फैला हुआ ही होता है। इसमें जो मैं ये जगह खाली कर रहा हूँ, मान लो यहाँ में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, यहाँ क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे तो एक वाटरमेलन से भी इसको कंपेयर किया गया था। तो थॉमसन ने सबसे पहले बताया कि एटम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, न्यूट्रल होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज भी होगा। वाटरमेलन से उसको कंपेयर किया कि एक स्फेरिकल शेप में है एटम, जैसे वाटरमेलन का रेड ईटिंग पार्ट होता है, वो वैसे ही एटम के अंदर वो रेड की जगह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जैसे वाटरमेलन में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं रेड ईटिंग पार्ट में, वैसे ही पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐसे एम्बेडेड रहते हैं। ओके, दिस वाज द फर्स्ट मॉडल गिवन बाय द जे थॉमसन अबाउट द एटम। लेकिन ये एटम का जो मॉडल है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया था। तो उससे क्या हुआ, इसके बाद जो आगे साइंटिस्ट आया दैट वाज रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उससे उसने एटम के मॉडल के बारे में क्या बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स या इसको जीजर मर्जन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रदरफोर्ड के दो मतलब स्टूडेंट्स थे जो लैब में वर्क करते थे, उसके साथ में जीजर्स एंड मर्जन एक्सपेरिमेंट। तो इसको वैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स, दिस इज आर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसको हम अब डिस्कस करेंगे। क्या होता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड along with जीजर एंड मर्जन performed a series of experiments. He performed a series of experiments on the scattering of alpha particle due to atoms thin gold foil. अल्फा पार्टिकल्स को एटम्स, गोल्ड के एटम्स के ऊपर उसने स्ट्राइक करवाया था। गोल्ड का उसने एक थिन फॉयल ली, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया। अल्फा पार्टिकल is a helium atom from which 2 electrons stand removed. अल्फा पार्टिकल होता क्या है, 2He4, एक हीलियम का जो एटम होता है वो अल्फा पार्टिकल हम उसको कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज +2 ही होता है, मतलब प्रोटॉन से डबल चार्ज जो होता है वो एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है। अब है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कैसे रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो हुआ था, उसके सेटअप के बारे में हम देखते हैं। The basic experiment setup used by Rutherford and his associate is now I am drawing। उसमें क्या था, सबसे पहले एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिससे अल्फा पार्टिकल अपने को चाहिए, अल्फा पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेंगे, तो सबसे पहले वो सोर्स होना चाहिए जिससे अल्फा पार्टिकल आएगा और टकराएगा, मतलब निकलेंगे अल्फा पार्टिकल जिससे। तो अल्फा पार्टिकल जिससे सबसे पहले निकलेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसने लिया था बिस्मथ 83214। ओके, कैप्ट इन, उसको कहाँ पे रखा था, एक कैविटी के अंदर रखा था, इन लेड कैविटी। तो एक्सपेरिमेंट का मैं सेटअप बना रहा हूँ। सबसे पहले ये एक लेड कैविटी थी। ओके, ये लेड का बना हुआ था और कैविटी थी, इसके अंदर खाली जगह थी। यहाँ मटेरियल रखा हुआ था जो बिस्मथ था। बिस्मथ का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। ओके, द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल ऑफ थिकनेस 10⁻⁸ मीटर। अब जो अल्फा पार्टिकल जाके इसकी एक नैरो बीम इसमें से निकलेगी और जिसके ऊपर आके ये स्ट्राइक करेंगे सामने, ये एक थिन गोल्ड की फॉयल है। यहाँ पे ये एक गोल्ड की फॉयल है, थिन गोल्ड फॉयल। ओके, थोड़ा ये टेढ़ा बन रहा है तो मैं इसको ठीक करके इसको बना देते हैं। क्या बन रहा है देखो,
ये वो गोल्ड की फॉयल थी और ये लेड कैविटी है, इसके अंदर मटेरियल जो है वो बिस्मथ है। ओके, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की एक नैरो बीम निकलेगी। एक नैरो बीम का मतलब समझते हो, एक रेंज सीधी एक रेंज निकलेगी, ये अल्फा पार्टिकल्स की है। और ये गोल्ड की एक फॉयल है, गोल्ड की थिन फॉयल बिल्कुल ली थी। फॉयल समझते हो, जैसे एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, कवरिंग एल्यूमिनियम का रोटी पैकिंग का पेपर होता है, तो ये गोल्ड की एक फॉयल थी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जाके टकराएंगे। ओके, नैरो बीम इसकी इसमें से निकलती थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इसने और यूज़ किया। अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड वाज केप्ट इन सच ए वे दैट इट रिसीव द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आफ्टर पासिंग थ्रू द थिन गोल्ड फॉयल। अब इसके बाद एक सर्कुलर कॉइल थी, यहाँ पे सर्कुलर एक स्क्रीन रखी थी, ये क्या थी, सर्कुलर स्क्रीन। इसके अंदर जो था वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। क्या थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल इससे टकरा के जो पास होकर अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो इस स्क्रीन के ऊपर टकराएंगे। स्क्रीन पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस होती है। सिंटिलेशन का मतलब क्या है, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी और वो ब्राइटनेस आपको बताएगी कि किस पॉइंट पे कितने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अगर ज़्यादा ब्राइटनेस किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल वहाँ जा रहे हैं, उस एंगल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन। ओके, इसको नैरो बनाने के लिए यहाँ दो मेटल की स्लिट्स रखी हुई थी ताकि वो बीम को नैरो बना के सेंड करें। ओके, वर्किंग में क्या आता है, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस वर ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ मूवेबल डिटेक्टर। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अल्फा पार्टिकल अलग डायरेक्शन में क्या होंगे, स्कैटर होंगे, ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ मूवेबल डिटेक्टर। जैसे अल्फा पार्टिकल बीम में आ रहे हैं, कोई अल्फा पार्टिकल कहाँ जाएगा, मान लो कोई अल्फा पार्टिकल इधर गया, कोई इधर गया, और मोस्टली कुछ स्ट्रेट भी निकल जाएंगे, कोई किस एंगल पे जा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, कोई दिखा रहा है। ऐसे एक मूवेबल डिटेक्टर था, ऐसे घूमता रहता था वो, जहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे वो डिटेक्शन देता था भी अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। These scattered alpha particle fall on the fluorescent screen and scintillations produce, चमक प्रोड्यूस होती थी, जहाँ भी स्क्रीन पे टकराते थे डिटेक्टर पे वहाँ चमक प्रोड्यूस होती थी, पता चल जाता भी अल्फा पार्टिकल हैं। These situations are observed through the movable detector। डिटेक्टर था जो घूमता रहता था ऐसे और डिटेक्ट करता रहता था भी कहाँ पे अल्फा पार्टिकल ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। अब प्रिकॉशंस क्या क्या रखे गए, दिस एक्सपेरिमेंट was conducted inside air evacuated chamber to avoid the scattering alpha particle due to atoms of air। एयर टाइट स्पेस में ये किया गया ताकि हवा से अल्फा पार्टिकल इधर उधर स्ट्राइक ना कर जाए। नेक्स्ट, अब अल्फा पार्टिकल जब उसने किया तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या उसने देखा इसमें। पहला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या निकल गए, बिल्कुल स्ट्रेट बिना डिफ्लेक्शन हुए गोल्ड फॉल से टकराए, और अल्फा पार्टिकल मोस्टली क्या निकल गए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये उसने पहले देखा था, पहली ऑब्जर्वेशन थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। सेकंड, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 0.14% वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स मोर देन 1 डिग्री। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, सिर्फ और सिर्फ कितने, ओनली एंड ओनली 0.14%। टोटल में से ओनली एंड ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे स्ट्राइक किए। मतलब एक्चुअल बात ये था, इससे मतलब मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे थोड़े बहुत ही थे जो 0.14% थे, वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 8000, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, मतलब 8000 आते थे तो उसमें से एक ऐसा था वह डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल में भी ग्रेटर देन 90। तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आता था तो जो 90 डिग्री से भी ज़्यादा, मतलब इधर जा रहा है 90 ये होगा तो 90 से ज़्यादा इधर, ये जो मैंने एक आधा दिखाया था,
तो 90 डिग्री से ज़्यादा अगर अल्फा पार्टिकल जो थे वो थे 8000 में से कोई अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 90 से ज़्यादा जाता, अदरवाइज बाकी 90 से कम ही रह जाते थे और मोस्टली तो स्ट्रेट ही निकल जाते थे। सम ऑफ देम इवन रिट्रेस देयर पाथ, एंगुलर डिफ्लेक्शन वाज 180। तो कुछ ऐसे भी थे जो टकरा के और अपने ही पाथ पे क्या आ गए, वापिस आ गए, रिट्रेस्ड देयर पाथ। The number of alpha particle per unit area that reach screen in scattering angle theta were found to be vary as, मतलब अब 3 ऑब्जर्वेशन मेन थी। मोस्टली अल्फा पार्टिकल कहाँ निकल गए, स्ट्रेट। 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहे थे, और 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर हो रहा था। ओके, और कुछ ऐसे थे बाय चांस, रेयर ही कुछ ऐसा था जो टकरा के अपने पाथ पे वापस रिट्रेस हो जाता था, जहाँ जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे वापस हो जाता था। ये चीज़ें उसमें देखी गई, ऑब्जर्वेशन है ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। अब ये जो चीज़ें नोट की गई, इनसे क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, अब आते हैं कंक्लूजन्स। अब आगे किसकी आती है कि जो चीज़ें आपने देखी उससे क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग कंक्लूजन्स। व्हाट इज दिस कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकलते हैं कंक्लूजन। पहली ऑब्जर्वेशन के बेस पे पहला कंक्लूजन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू, मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या निकल जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। इससे पहला कंक्लूजन क्या निकला, एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल इट इंडिकेट मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस है वो खाली है। गोल्ड फॉयल है, एटम से मिलकर बनी है, उसके अंदर मोस्टली स्पेस खाली है। मोस्टली स्पेस खाली है तभी तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या निकल गए, बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, वो गोल्ड फॉयल में से स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं, इसका मतलब मोस्टली स्पेस उसमें से खाली है। पहला कंक्लूजन, पहले चीज एटम के बारे में निकल के आ गई कि एटम के अंदर मोस्टली स्पेस खाली होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मोस्टली कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। ठीक है, पहला कंक्लूजन होगा पहले ऑब्जर्वेशन से। दूसरा क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि 0.14% अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो मोर देन 1 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, तो उससे क्या रिजल्ट निकला, अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का डबल चार्ज होता है, प्रोटॉन से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर सकता है। And having large mass as compared to electron could only be deflected backwards by some repulsive force and due heavy and positively charged region। अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है, और चार्ज प्रोटॉन से डबल होता है। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर सकता है, और वो उससे हैवी भी होना चाहिए, हैवियर लाइटर को करेगा ना। तो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करने के लिए कोई हैवियर मास की बॉडी होनी चाहिए, और चार्ज की उसके ऊपर पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इससे क्या चीज़ निकल के आई, so Rutherford concluded that positively charged in an atom were concentrated in a very small region at the center of atom। Rutherford named this heavy and positively charged region as nucleus। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम के सेंटर में, एक एटम के सेंटर में एक हैवियर पार्ट होता है जिसके ऊपर सारा मास कंसंट्रेट करता है, मतलब एटम का सारा मास वहीं रहता है, इसलिए वो हैवी है, हैवियर हो गया, और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। तभी तो कोई अल्फा पार्टिकल इसके पास आता है, इसके पास अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल, तो ये कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब उससे दूर जाएगा। और न्यूक्लियस हैवी भी होना चाहिए। हैवी कैसे डिफाइन किया कि एटम का सारा मास इसी के ऊपर क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, इसलिए इसको हैवियर भी बोल दिया गया था। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन से सेकेंड कंक्लूजन, और इसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस। जो हम पढ़ते हैं ना कि एटम का ये न्यूक्लियस होता है, तो वो न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन से सेकेंड कंक्लूजन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 8000 में से एक ऐसा था जो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था। इसका मतलब रिपल्शन ज़्यादा हो रही है। रिपल्शन कब ज़्यादा होगी, जब पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव चार्ज क्लोज आएगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, और जो दूर जाएगा, जो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो दूर जा रहे हैं। मान लो जो ऐसे आ रहा है न्यूक्लियस से, कम एलिमेंट जो इसके क्लोज आएगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतना ज़्यादा लगता है। डिस्टेंस जितना कम होगा एटम, अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव, न्यूक्लियस का पॉजिटिव, पॉजिटिव के बीच का गैप जितना कम होगा, रिपल्शन फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। तो थर्ड क्या है देखो,
द अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली गेट रिटार्डेड ड्यू टू कूलम्ब फोर्स, एंड जो डायरेक्टली इसकी तरफ आ रहे हैं वो तो अपने पाथ पे टकरा के वापस, और जो इसके क्लोज आ रहे हैं वो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन के बेस पे थर्ड कंक्लूजन। ओके, सो दिस वाज दी रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने एक पिक्चर तैयार कर दी कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम है वो कैसा होता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर मॉडल है, एटम में के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो एटम को उसने 4 पॉइंट्स में डिफाइन किया। रदरफोर्ड के एटम मॉडल का फर्स्ट पॉइंट जो हमने कर चुके हैं वही है, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, क्या कहता है, ऑलमोस्ट टोटल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम concentrated at a central part called nucleus of an atom। मतलब जितना भी एटम का टोटल मास या टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सेंट्रल पार्ट पे रहता है एटम के एक, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको क्या नेम दिया गया, न्यूक्लियस। इसलिए न्यूक्लियर मोड ऑफ एन एटम कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। लेट अस डिस्कस द सेकंड पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। इट मीन्स एटम का जो साइज है वो बड़ा होता है एंड एज कंपेयर टू साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से छोटा होता है। न्यूक्लियस का जो साइज है दैट इज 10 टू पावर -15 मीटर और ये 10 टू पावर -10 मीटर। नेगेटिव में पावर है तो नेगेटिव पावर जितनी कम होती है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एटम का साइज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस छोटा होता है बहुत। आप ये समझ लो, अगर एक एटम एक क्रिकेट के ग्राउंड के बराबर है, क्रिकेट गेम का जो ग्राउंड होता है अगर एटम उसके बराबर है तो क्रिकेट की जो बॉल होती है ना, न्यूक्लियस उतने साइज़ का होता है। तो कंपेयर कर लो, भी इतना ही कंपेरिजन होता है दोनों में साइज़ का। व्हाट इज द थर्ड पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट्स कहते हैं इसको, वैसे पॉइंट्स होते हैं। ये रदरफोर्ड एटम मॉडल के कितने पॉस्टुलेट थे, मतलब पॉइंट्स उसके 1 2। अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, खाली जगह होती है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड। अब न्यूक्लियस क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ पॉजिटिव और बाहर क्या घूमते रहते हैं, नेगेटिव। अब किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए, किसी बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो इसको मिलेगी कहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अनलाइक चार्जेस हैं, देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स required is provided by force of attraction between electron and nucleus। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाती है उसको। वही फोर्स जो अट्रैक्शन का फोर्स बनता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लग जाता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करवा देती है, रोटेट करवा देती है। ओके, दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। लेट अस डिस्कस द फोर्थ पोस्टुलेट।
फोर्थ पोस्टुलेट अपने को क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. इट मीन्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम जो है वो न्यूट्रल होता है. एटम के न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी एटम न्यूट्रल होता है. तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद 4 पॉइंट्स में एटम को तैयार कर दिया था, भी एटम ऐसा होता है. ओके, दिस इज द रदरफोर्ड्स एटम मॉडल. अब हर एक एटम मॉडल की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. सो देयर आर आल्सो सम लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. लेट अस डिस्कस. What we are doing now, we are discussing the drawbacks of Rutherford's atom model. Rutherford का जो एटम मॉडल था उसकी ड्रॉबैक्स हम पढ़ रहे हैं. So drawbacks of Rutherford's atom model. रदरफोर्ड के एटम मॉडल की ड्रॉबैक्स, कमियां उसकी क्या क्या रहेगी. पहली कमी थी, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था. फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. एक एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो एटम था. ओके, तो एटम, रदरफोर्ड का एक्सप्लेन एटम को स्टेबल नहीं कर पाया, तो कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया वो हम पढ़ते हैं. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. घूम रहे. Anything which revolves in circular path accelerated toward the center of circular path and centripetal acceleration, and the electrons revolving around the nucleus accelerated toward the nucleus of an atom. तो न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अट्रैक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है उसी अट्रैक्शन फोर्स से. जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है फिजिक्स का जो पार्ट, उसने ये बताया भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मतलब एक्सेलरेट कर रहा है. एक्सेलरेट कैसे कर रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना. सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है. सर्कुलर पाथ में मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, मान लो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बार बार. डायरेक्शन चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना. वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है. अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा हो तो इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वो अपनी एनर्जी लूज करता है. अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड हो, अगर रिवॉल्व कर रहा तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज. तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा, और लूज करेगा तो वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा. ऐसे एनर्जी जैसे लूज करेगा तो अल्टीमेटली घूमते फिरते वो अल्टीमेटली कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. फिर तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा तो अल्टीमेटली वो घूमते घूमते आके अल्टीमेटली किस में आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आके वो गिर जाएगा. अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते. तो अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन आके गिर गया तो न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल. न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल. तो फिर न्यूक्लियस की स्टेबल, वैसे न्यूक्लियस स्टेबल होता है, एटम स्टेबल है न्यूक्लियस की वजह से. तो इट में न्यूक्लियस स्टेबल तो एटम स्टेबल, एटम स्टेबल तो मैटर स्टेबल. अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल तो एटम अनस्टेबल, एटम अनस्टेबल तो मैटर अनस्टेबल, मैटर अनस्टेबल तो हमारी सारी दुनिया ही अनस्टेबल होगी, फिर तो एग्जिस्ट ही ना करता कुछ भी. तो इट मीन्स ये उसकी थ्योरी जो है रदरफोर्ड की यहाँ फेल हो गई थी. वो ये नहीं बता पाया कि जो एटम है वो स्टेबल होता है, लेकिन उसकी खुद की अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम जो है वो अनस्टेबल प्रूव हो रहा है. तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक थी, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटम मॉडल. लेट अस डिस्कस द सेकंड. इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एन एटम. एटम से कुछ रेडिएशंस निकल रही थी, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. According to Rutherford, electron can revolve around a nucleus in circular orbit of possible radius. So atom should emit continuous energy spectrum of all wavelengths. तो अगर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, पहले मैं पॉइंट बता देता हूं कि वो क्या था. फेल्ड टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम. स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम.
एटम के स्पेक्ट्रम को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है देखो, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लगातार वो एनर्जी रिलीज करना चाहिए, मतलब कंटिन्यू एनर्जी निकलेगी, लगातार निकलती रहेगी एनर्जी। अगर लगातार एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ की, हर एक वेवलेंथ की वो एनर्जी निकालना चाहिए, हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन इलेक्ट्रॉन एमिट करना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए उसका, लगातार स्पेक्ट्रम कर रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है। इवन अ सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन एटम हैज द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफाइनाइट वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया, थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लगातार रेडिएशन निकाल रहा है तो लगातार कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लगातार रेडिएशन आपको दिखाई देनी चाहिए, मतलब दीवार के स्पेक्ट्रम लगातार आपको एनर्जी दिखाई देनी चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया, हाइड्रोजन के एटम को देखा गया सबसे पहले, सिंपलेस्ट एटम, तो हाइड्रोजन में देखा कि भाई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन निकल रही है उसमें से, कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ नहीं निकल रही, लाइन स्पेक्ट्रम निकल रहा है, मतलब कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन निकल गई, उसके बाद रेडिएशन निकलनी बंद हो जाती है, बाकी किसी वेवलेंथ की रेडिएशन नहीं निकल रही उसमें से। इट मीन्स थ्योरेटिकली तो वो कहता है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन दिखाई अपने को दे रहा लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब कभी निकलता और कभी नहीं निकलती, पर्टिकुलर वेवलेंथ की निकल रही है, बाकी किसी वेवलेंथ की निकल ही नहीं रही, इसका मतलब ये भी चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस वाज द टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। ये रदरफोर्ड के एटम मॉडल की दो ड्रॉबैक्स थी। This is all about the today's concept. I hope you all understood the today's concept, that is Rutherford alpha scattering experiment and J.J. Thomson का भी बताया starting में. So this was the basic concept. Another concept we will discuss in the upcoming lectures. Till then, thanks and have a nice day.